हेलो एवरीवन, डिस्कस करेंगे आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में एसएससी सीजीएल टायर 1 2022 ऑल 25 क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस सेक्शन से जो आपके 3 दिसंबर 2022 के दिन आपका ये पर्टिकुलर एग्जाम हुआ था। आप बोल सकते हैं 5:15 PM से लेकर के जो है 6:15 PM के बीच में आपका एक पर्टिकुलर शिफ्ट की टाइमिंग थी। जो भी आपके जनरल अवेयरनेस सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे गए थे 25 क्वेश्चंस, मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ इन सारे क्वेश्चंस को काफी डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूं। मैं आपको बता दूं इस पर्टिकुलर सीरीज में मैं आपके साथ सेट नंबर 1 to 9 ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। इसी सीरीज में आपका सेट नंबर 10 है। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बता दूं, एसएससी सीजीएल टायर 1 2022 में आपके टोटल आपके जो 40 सेट्स पूछे गए थे। इट मींस आप बोल सकते हैं 14 to 25, इट मींस 1000 क्वेश्चंस आपके जो है जनरल अवेयरनेस सेक्शन से पूछे गए थे। तो आने वाले टाइम में बोल सकते हैं कि मैं आपके साथ जो भी रिमेनिंग बोल सकते हैं कि आपका ये पार्ट है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो बिना टाइम वेस्ट के हुए। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, आप इसका आंसर कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया था। अब बोल सकते हैं कि आपका ये मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था। आर्म्स एक्ट्स के बारे में आपसे बात किया जा रहा है, आपसे पूछा यह जा रहा है कि इसको डिसअलाउड किया गया था इंडियंस को कब जो है, कब बोल सकते हैं कि जो है आपको आर्म्स जो है ये बेसिकली एक्ट जो है पास किया गया था। एक्ट की ड्यूरेशन आपसे पूछा गया, कब ये एक्ट बेसिकली आपका ये पास किया गया था, 1878 में या फिर 1925 में या फिर 1920 में या फिर 1855 में। तो याद रखिए पर्टिकुलर आपका ये आर्म्स एक्ट जो इसको ये बेसिकली आपका ये एक्ट कब का था, 1878 का था। ये पर्टिकुलर इमेज आपका जो एनसीईआरटी बुक से मैंने इसको कट किया है। सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा गया था आर्म्स एक्ट्स के बारे में, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1878 इसका ड्यूरेशन है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में आप याद रख सकते हैं, लॉर्ड रिपन के द्वारा जो इसको लॉर्ड लिटन के द्वारा, नॉट रिपन, बेसिकली वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने लाया था, लॉर्ड लिटन ने लाया था। लेकिन ये इसको किसने समाप्त किया था, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा जो इसको समाप्त किया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। तो ये भी बेसिकली आपका ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था, आपका जो है इसी ईयर आया था, 1878 में ही आया था। तो दोनों ही बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं इस पर्टिकुलर इमेज के जरिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन आप बोल सकते हैं। रॉकी 14C के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि किसमें हमें देखने को मिलता है, किसमें बेसिकली आपका ये प्रेजेंट होता है, मीट में या फिर जो चिकन में या फिर एग में या फिर सीज में। तो ये बेसिकली आपका जो है रॉकी 14C आपका जो सीज में देखने को मिलता है, पनीर में आप ऐसा बोल सकते हैं, पनीर में। अगर आप ये पॉइंट आप ये फोकस कर सकते हैं, बेसिकली आपका है ये रॉकी फोर्ट चीज होता है, ये आपका पनीर ही होता है। तो इस तरीके से अगर आपके पास ये आइडिया है, ये बेसिकली आपके क्लास 12th एनसीईआरटी की कटिंग, मैंने वहां से पर्टिकुलर इस कटिंग को लिया है। तो ये आप अगर आपके पास ये आइडिया है तो आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को आसानी से मार्क कर सकते थे। क्लियर। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट माइक्रोब्स भी यहाँ पे मेंशन है, जैसे आपका जो सैक्रोमाइसिस सेरेविशिया, ये बेसिकली आपका जो ईस्ट होता है, इस ईस्ट का जो है आपका ये आप बोल सकते हैं किसका ये बोटेनिकल नेम हो सकता है, ये आपका जो बोटेनिकल नेम बोल सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका जो ईस्ट यूनिसेलुलर फंजाई होता है, और ये आपका जो है बेसिकली ये जो ईस्ट जो होता है फर्मेंटेशन में बेसिकली इसका यूज किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आपको बताना है ये मोहिनी अट्टम जो बेसिकली आपका प्यारा सा डांस जो है, ये बेसिकली ये किस स्टेट का ये में बेसिकली ये ओरिजिन हुआ था। मोहिनी अट्टम डांस एक इंपॉर्टेंट आपका ये क्लासिकल डांस है, केरल स्टेट का है या फिर जो है कर्नाटक या फिर तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र। तो याद रखिए मोहिनी अट्टम ये आपका जो है बोल सकते हैं कि आपका ये केरल स्टेट का जो इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस है, यहीं से इसका ओरिजिन हमें देखने को मिलता है। मोहिनी अट्टम के बारे में आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख सकते हैं, बेसिकली आपका ये जो मोहिनी अट्टम जो आपका ये फेस्टिवल जो है, आप ये आपका डांस जो है बेसिकली नॉट फेस्टिवल, डांस बेसिकली आपका जो है ये बेसिकली कैरेक्टराइज किया जाता है स्लो ग्रेसफुल, आप बोल सकते हैं कि आपका जो स्विंग मूवमेंट होता है बॉडी का, किसके द्वारा जो है ये बेसिकली आपका ये फीमेल के द्वारा जो पर्टिकुलर डांस को परफॉर्म किया जाता है। और ये डांस जो है बोल सकते हैं कि मोहिनीअट्टम डांस आपका जो है फ्लोरिस बोल सकते हैं कि ये बहुत अच्छे से आपने पीक हुए था किसके समय में, जो है चेर किंग के, जो आप बोल सकते हैं कि जो है चेर किंग के समय में आपका एक पर्टिकुलर जो आपका मोहिनीअट्टम डांस था बहुत ही खिला था, या फिर बोल सकते हैं कि जो है ये अपने जो है पूरे उत्कृष्ट अपने बोल सकते हैं कि ये पॉइंट पे था। 9 से लेकर के जो आप बोल सकते हैं 12th सेंचुरी के बीच में जब ये आपके जो चेर किंग बोल सकते हैं कि वो रूल कर रहे थे। क्लियर। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं मोहिनीअट्टम से रिलेटेड था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है आपका ये बोल सकते हैं कि जो है ये आपका बायोलॉजी से पूछा गया है, और ये आप बोल सकते हैं किस टॉपिक से पूछा गया है, तो आप बोल सकते हैं कि जो एनिमल किंगडम से पूछा गया है। आपको बताना है कि ये जो आपका बॉडीज जो होता है बेसिकली आपका सर्कुलर होता है, क्रॉस सेक्शन आप बोल सकते हैं, और उसके साथ साथ इसलिए इसको बोल सकते हैं कि हम राउंड वर्म भी बोलते हैं, राउंड वर्म्स। दे इसके पास आप बोल सकते हैं कि ये फ्री लिविंग भी होते हैं और ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं, और ये टेरेस्ट्रियल इट मींस आप बोल सकते हैं कि जो है आपको लैंड पे भी देखने को मिलेगा इसका ग्रोथ, और उसके साथ है पैरासाइट भी
होते हैं। और ये किसमें पैरासाइट होते हैं, आप बोल सकते हैं कि ये परजीवी के रूप में पाए जाते हैं प्लांट्स के साथ साथ एनिमल्स में। तो ये बेसिकली किस किंगडम, किस फाइलम की बात हो रही है, बेसिकली आपका तो एनिमल किंगडम हो गया। एनिमल किंगडम में आपके डिफरेंट फाइलम्स आते हैं, जैसे कि आपका जो है फर्स्ट फाइलम प्रोटोजोआ हो गया, देन आपका पोरीफेरा, देन आपका सिलियनटेटा फाइलम को हम निडेरिया के भी नाम से जानते हैं। देन आफ्टर आपका जो है प्लेटिहेल्मिन्थेस, देन आपका जो है स्केलमिन्थेस, देन आपका जो एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकोनोडर्मेटा एंड द कॉर्डेटा। तो बेसिकली किस फाइलम के बारे में आपसे ये पूछा जा रहा है पर्टिकुलर क्वेश्चन, आपके आप सामने ऑप्शन है प्लेटिहेल्मिन्थेस या फिर टीनोफोर्स या फिर जो है मोलस्का या फिर स्केलमिन्थेस। तो याद रखिए, अगर आपको ये पता है, ये थोड़ा सा हिंट अगर आपको पता है, राउंड वर्म्स बेसिकली आपके जो स्केलमेंथिस होते हैं, तो इसका आंसर बेसिकली आपका जो ऑप्शन 4 हो जाएगा। जो भी आपके फाइलम यहाँ पे मेंशन है, मैं सारे फाइलम्स के बारे में इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा, जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो अगर मैं बात करूं फाइलम स्केलमेंथिस के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं। ये आपका जो देख रहे हैं ना, ये सीधी लाइन आपसे पूछा गया था एनसीईआरटी बुक में। स्केलमेंथिस आप बोल सकते हैं कि सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, हेंस द नेम राउंड वर्म्स। ये आपका जो है बोल सकते हैं क्लास 12th एनसीईआरटी का इमेज में आपके साथ, क्लास 11th नॉट 12th, क्लास 11th में आपको देखने को मिलेगा एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम से पर्टिकुलर टॉपिक से आपसे पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल टायर 1 2022 के एग्जाम्स में। क्लियर, ये कैसे होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल के साथ साथ ये पैरासिटिक भी होते हैं प्लांट्स के साथ साथ ये एनिमल्स में। सीधा सा आपका ये दो लाइंस को एग्जामिनर ने अपने हिसाब से इसको मैनिपुलेट करके आपसे जो क्वेश्चन पूछ लिया था, आप ऐसा बोल सकते हैं। राउंड वर्म्स जो होते हैं, बोल सकते हैं इसका ऑर्गन सिस्टम लेवल हमें बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें ऑर्गन का हमें डेवलपमेंट देखने को मिल रहा होता है। और ये बॉडी कैसा होता है, बॉडी बायलैटरल सिमेट्री होता है, और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक के साथ साथ सीडोसिलोमेट एनिमल्स होते हैं। इट मींस इसमें जो सिलोम जो होता है वो सीडोसिलोमेट्स ये ऑर्गेनिज्म होते हैं। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि ये आपका ये मैन, आप मान लीजिए कि आपका ये प्यारा सा ये मैन का इमेज है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, बीच से क्या कर सकते हो कि मिड से जो है इस पर्टिकुलर उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। तो इस टाइप के सिमेट्री को हम बायलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। क्लियर, और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक में आप बोल सकते हैं कि 3 लेयर्स हमें देखने को मिलता है। एक्टोडर्म हो गया, एंडोडर्म, उसके बाद से जो एक्टोडर्म, फिर एंडोडर्म, फिर उसके बाद से जो आपका ये मीजोडर्म देखने को मिलता है। मीजोडर्म ही होता है। तो ये आपका जो 3 लेयर्स का जो हमें देखने को मिलता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें आप बोल सकते हैं इसको, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। 3 लेयर्स का पाया जाना ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाता है। क्लियर, इसमें जो आपके एक्सक्रीटरी ट्यूब्स का भी ये बेसिकली ये आपको देखने को मिलता है कि एक्सक्रीटरी जो पोर्स आपको देखने को मिलेगा, जो भी एक्सक्रीटरी पोर्स के द्वारा जो एक्सक्रीटरी मटेरियल जो होते हैं उसको क्या किया जाता है कि रिमूव किया जाता है। सेक्सेस जो होते हैं आपके सेपरेट होते हैं, मींस डायोसियस होते हैं। जो भी आपके मेल एंड फीमेल जो होते हैं, आप बोल सकते हैं कि आपके सेपरेट देखने को मिलेंगे मेल एंड फीमेल्स। और ये बोल सकते हैं कि जो है ये आपका जो फीमेल जो होता है आपका, ये आप कैसी होती है फीमेल आपकी जो लॉन्गर होती है देन मेल्स। क्लियर, और ये फर्टिलाइजेशन होता है आपको देखने को मिलेगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। डेवलपमेंट आप बोल सकते हैं डायरेक्ट के साथ साथ जो है ये आपका जो है इनडायरेक्ट भी हमें देखने को मिलता है। स्कैरिस की अगर मैं बात करूं, ये स्कैरिस हो गया, और इसके कुछ एग्जाम्पल है आपको याद रखना है। स्कैरिस, देन आपका ओस्ट्रेरिया, और उसके बाद से जो आपका ये एनसाइलोस्टोमा। तो स्कैरिस को हम क्या बोलते हैं, राउंड वर्म के नाम से जानते हैं, और ये आपका जो फाइलेरियल वर्म होता है, ये कॉमन नेम है। और ये आपका जो एनसाइलोस्टोमा, ये आपका ये भी हुक वर्म क्या होता है, इसका ये कॉमन नेम होता है। नेक्स्ट आपका फाइलम है प्लेटिहेल्मिन्थेस के बारे में आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख सकते हैं। इसका बॉडी कैसा होता है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होता है। ये आपके जो चपटे क्रीमी कहलाते हैं, फ्लैटेंड फ्लैट वर्म बोल सकते हैं, फ्लैट वर्म्स होते हैं। आप यहाँ पे इमेज भी देख सकते हैं, ये लिवर फ्लूक है, और ये आपका जो टेप वर्म है, ये प्लेटिहेल्मिन्थेस से बिलोंग करते हैं। क्लियर, और ये आपके एंडोपैरासाइट्स होते हैं, एनिमल्स में आपको देखने को मिलेगा। आप बोल सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स में आपको ये देखने को मिलेगा पैरासाइट्स के रूप में। फ्लैट वर्म्स आप में जो आपका फ्लैट वर्म्स होते हैं बायलेटरल सिमेट्री होते हैं, क्योंकि ये भी आपका बोल सकते हैं कि 2 पार्ट्स में इसको आप डिवाइड कर सकते हैं बीचों बीच से, इसलिए इस टाइप के बॉडी सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं, बायलेटरल सिमेट्री होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक इसमें भी देखने को मिलता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मींस एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, इसमें भी लेयर आपको देखने को मिलेगा। ये एसिलोमेट एनिमल्स होते हैं, और ये ऑर्गन लेवल डेवलपमेंट हमें इसमें देखने को भी मिलता है, कि इसलिए इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो ऑर्गन लेवल का होता है। हुक्स और उसके साथ साथ सगर्स भी आपको देखने को मिलेगा ये पैरासिटिक फॉर्म्स में। और कुछ इसके जो भी आपके ये एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, आपके बोल सकते हैं कि होस्ट से डायरेक्टली, किसके द्वारा, जो बॉडी सरफेस के द्वारा। इसमें स्पेशलाइज्ड आपको देखने को मिलेगा फ्लैम सेल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किस फाइलम में आपको जो है बोल सकते हैं कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में फ्लैम सेल्स देखने को मिलता है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा प्लेटिहेल्मिन्थेस में देखने को मिलता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, आप ऐसा बोल सकते हैं फ्लैम सेल होता है।
सेक्सेस आपका सेपरेट नहीं होता, इट मींस आपके मोनोसियस होते हैं, मेल एंड फीमेल बोल सकते हैं कि एक ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आपका टेप वर्म के अंदर और ये लिवर फ्लू के अंदर। और ये फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है, इट मींस इसका डेवलपमेंट बोल सकते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मींस आपका जो है वो जैसे कि आपका फिश में हो गया, फ्रॉग में हो गया, तो इसमें फर्टिलाइजेशन आपका जो एक्सटर्नल होता है, वाटर में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन में आपका जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स आपके फ्यूज होते हैं आपके बॉडी पार्ट के अंदर। तो फर्टिलाइजेशन आपका कैसा होता है, इंटरनल होता है। डेवलपमेंट आप बोल सकते हैं कि बहुत सारे इसमें लार्वल स्टेजेस आपको देखने को मिलेगा। और ये प्लेनेरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसका एग्जांपल है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में आप बोल सकते हैं कि रिजनरेशन पावर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है प्लेनेरिया में, और ये इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप बोल सकते हैं प्लेटीहेल्मिंथस का। और ये टीनिया आपका इसका कॉमन नेम टेप वर्म होता है, और ये फैस्टियोला का जो कॉमन नेम क्या होता है, लिवर फ्लूक होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका जो है फैस्टियोला हो गया, और ये आपका जो है बोल सकते हैं कि आपका ये टीनिया हो गया, जिसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, टेप वर्म बोलते हैं। नेक्स्ट आपका ऑप्शन में मेंशन था फाइलम टीनोफोरा। टीनोफोरा के बारे में आप याद रखेंगे क्योंकि इसे हम कॉमनली किसके नाम से जानते हैं, इसे हम कॉमनली बोलते हैं सी वॉलनट्स, और उसके साथ साथ ये कॉम्प जेलिस के भी नाम से इसे जानते हैं। और इसमें बोल सकते हैं कि इसका जो बॉडी जो आपका होता है वो रेडियली सिमेट्री होता है, और ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें जो बोल सकते हैं कि ऑर्गन का डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिलता है, तो इसमें इसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है आपका टिश्यू लेवल का होता है। क्लियर। और उसके साथ साथ जो आपको देखने को मिलेगा ये बॉडी क्या बियर करता है, आपका जो है 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स, जो आपका क्या हेल्प करता है, ये आपके कॉम्प्लेट्स जो होते हैं वो आपके लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। डाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो ये आपका जो है एक्स्ट्रा सेलुलर, उसके साथ साथ इंट्रा सेलुलर दोनों आपको देखने को मिलेगा। बायोल्यूमिनेसेंस मींस क्या होता है कि आपके जो भी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो लाइट, आप यहाँ पे इमेज भी देख सकते हैं, ये इस तरीके से ऑर्गेनिजम्स में शाइनिंग देखने को मिलता है। तो इस प्रकार की जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसे हम बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। और ये प्लूरोब्रैंकिया का इमेज आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम्पल होता है इस फाइलम टीनोफोरा का। क्लियर। प्लूरोब्रैंकिया। और ये आपका सेक्सेस इसमें सेपरेट नहीं होता है, और बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन जो होता है आप बोल सकते हैं केवल और केवल सेक्सुअल्स के मेथड्स के द्वारा इसमें देखने को मिलता है। फर्टिलाइजेशन आपका एक्सटर्नल होता है, और ये आपका डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। एग्जांपल्स के बारे में बात करूं तो आपको दो एग्जांपल्स आपको याद रखना है, प्लूरोब्रैंकिया और उसके बाद से जो है टीनोप्लेना। क्लियर। नेक्स्ट फाइलम आपके ऑप्शन में मोलस्का मेंशन था। मोलस्का के बारे में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, ये आपका जो सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम होता है। फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा फाइलम का क्या नाम है तो आर्थ्रोपोडा आप बता सकते हैं। सेकंड नंबर पे आपका मोलस्का होता है, और थर्ड नंबर पे आपका जो है फाइलम प्रोटोजोआ होता है। और ये मोलस्का के जो भी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं टेरेस्ट्रियल के साथ साथ इट मींस आपके जो है लैंड पे आपको देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ एक्वाटिक भी होते हैं, और ये आपको मैराइन मींस समुद्र में भी आपको देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ फ्रेश वाटर में भी आपको देखने को मिलेगा। आपने स्नेल देखा होगा, स्नेल देखा होगा, ये बेसिकली आपका इसी फाइलम से बिलोंग करता है स्नेल आपका जो है। क्लियर। और इसमें जो है ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलती है, इट मींस जो है इसमें जो है बॉडी इसमें ऑर्गन का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है इसका बॉडी, इट मींस इसको भी आप टू पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, और ये उसके साथ साथ ये सिलोमेट एनिमल होते हैं। बॉडी इसका कवर्ड होता है कैल्केरियस सेल, इट मींस इसका जो सेल जो होता है किससे मिलकर के बना होता है, SHCl आप बोल सकते हैं कि जो है कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर के बना होता है। और ये सॉफ्ट के साथ साथ स्पॉन्जी लेयर आपकी स्किन पे देखने को मिलेगा, और ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, ये आपके सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर जो आपके मेंटल का फॉर्मेशन करते हैं आपके जो है विसरल हम्प में, ओवर द विसरल हम्प। क्लियर। और ये आपका जो स्पेस आपको देखने को मिलेगा हम्प और उसके साथ साथ मेंटल के बीच में, जिसे हम मेंटल कैविटी के नाम से जानते हैं। और ये आपका जो है फिदर लाइक गिल्स इसमें प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है कि गिल्स की हेल्प से क्या होता है कि इसमें रिस्पायरेशन देखने को मिलता है, और उसके साथ साथ जो है ये आपके एक्सक्रीटरी फंक्शंस भी परफॉर्म करता है आपका ये गिल्स। एंटीरियर हेड रीजन की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको देखने को मिलेगा सेंसरी टेंटिकल्स, और ये माउथ जो होता है आपको देखने को मिलेगा, माउथ में जो फाइल लाइक रिस्पिंग ऑर्गन्स फॉर फीडिंग, जिसे हम रेडुला कहते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेडुला आप बोल सकते हैं कि जो आपको किसमें देखने को मिलेगा, आपको जो स्नेल में देखने को मिलेगा। स्नेल को बेसिकली हम पाइला भी बोलते हैं, तो ये पाइला जो है बोल सकते हैं कि आपको जो है ये रिस्पायरिंग ऑर्गन होता है, ये फीडिंग में बेसिकली आपका ये हेल्प करता है रेडुला। क्लियर। और ये आपकी एग्जांपल से इंपॉर्टेंट आप याद रख सकते हैं, पाइला को हम एप्पल स्नेल भी बोलते हैं, ये आपका जो पिंक टाडा पर्ल ऑस्टर भी इसे बोलते हैं कॉमनली, ये आपका सीपिया कटल फिश बोलते हैं, और ये आपका लॉलिगो स्क्विड बोलते हैं। ऑक्टोपस पूछा जाता है आपसे, ऑक्टोपस का किस फाइलम से बिलोंग करता है, इसे हम डेविल फिश बोलते हैं, और ये अप्लाइशिया आपका सी हेयर के नाम से इसे जाना जाता है। और ये डेंटेलियम को हम टस्क सेल बोलते हैं, और ये आपका जो है कीटोप्लूरा को हम क्या बोलते हैं, सीटोन बोलते हैं। तो ये आपका जो है इमेज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, पाइला हो गया, हेलिक्स हो गया, लाइमेक्स हो गया, ऑक्टोपस हो गया,
यूनियो, और ये आपका माइटिलस, और ये आपका सिटोन, ये आपका डेंटेलियम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके इमेज है जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। आप बहुत अच्छे से इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे केमिस्ट्री से पूछा गया था, आपको बताना है फ्रेंच केमिस्ट के बारे में, जो आपके जो फर्स्ट साइंटिस्ट है उन्होंने सिंथेसाइज किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जो है आप बोल सकते हैं कि फॉर्मिक एसिड, मेथेन और उसके साथ साथ एसिटाइलिन फ्रॉम देयर एलिमेंट्स, उसके एलिमेंट्स से। बेसिकली पॉइंट ये था, आपको इसकी हिस्ट्री में आपके साथ में डिस्कस करूंगा। ऐसा कुछ पहले ये माना जाता था जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, जैसे कि आपने मेथेन के बारे में सुना होगा, एथेन के बारे में सुना होगा, एसिटिक एसिड के बारे में सुना होगा, बहुत सारे आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो सिंथेसिस होती है, इसकी रिक्वायरमेंट के लिए वाइटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और ये केवल और केवल बोल सकते हैं कि जो है एक लिविंग सिस्टम के अंदर ही इसको सिंथेसाइज किया जा सकता है। ये आपका जो पहले की बोल सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट था। लेकिन आपके इंपॉर्टेंट आपके एक साइंटिस्ट थे, बोल सकते हैं कि जिनका नाम क्या था, फ्रेडरिक हुलर। उन्होंने क्या किया था कि जो उन्होंने इस जो आपका वाइटल फोर्स का जो कॉन्सेप्ट था ऑर्गेनिक सिंथेसिस के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस के लिए, इसको बोल सकते हैं कि उन्होंने जो है इस पर्टिकुलर इनका जो पोस्टुलेट था वाइटल फोर्स को, उन्होंने क्या किया था, इसको जो है डिसप्रूव कर दिया था, गलत साबित कर दिया, क्योंकि उन्होंने 1828 में जो पहला आपका जो फर्स्ट आपका जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है यूरिया का फॉर्मेशन किया था, किससे, जो है अमोनियम साइनेट से। तो ये कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं कि आपको लेबोरेटरी में भी देखने को मिला था। ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर आपसे पूछा जाए कि जो लैब में कौन सा फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया गया था, तो उसका नाम क्या है, यूरिया। NH2CO इसका फॉर्मूला होता है, ये भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख सकते हैं। और इसको किसने बनाया था, इसको जो है फ्रेडरिक हुलर नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था। क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। उसके साथ साथ किससे बनाया था, ये आप बोल सकते हैं कि अमोनियम साइनेट से आपका ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करके जो है यूरिया आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हमें देखने को मिला था। और उसके बाद से आपको देखने को मिला था बहुत सारे साइंटिस्ट, जैसे कि आपका एसिटिक एसिड जो है कोलबे के द्वारा सिंथेसाइज किया गया था। फिर उसके बाद से जो है मेथेन के द्वारा, आपका यही पॉइंट पूछा गया था आपसे, मेथेन जो है किसके द्वारा आपका सिंथेसाइज किया गया था, बर्थ्योलोट के द्वारा। और उसके बाद से जो है आपके इसका आंसर बेसिकली क्या होगा, इसका आंसर बेसिकली आपका जो है मार्सेलिन बर्थ्योलेट होगा, क्योंकि ये पॉइंट अगर आपको पता है कि मेथेन के बारे में अगर आपको पता है, क्योंकि ये जो भी पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये आपको जो देखने को मिलेगा क्लास 11th NCERT से, आपके ये केमिस्ट्री में ये पर्टिकुलर पॉइंट मेंशन है। ये आपका जो है मेथेन बाई आपका जो है ये बर्थ्योलेट, ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको क्लास 11th NCERT में देखने को मिला, केमिस्ट्री के NCERT में। तो अगर ये आपको पता था तो आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते थे। क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बेसिकली आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। एंटोनी लेवोजियर के बारे में आप याद रख सकते हैं। इन्होंने जो बेसिकली आपका ये इन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के भी नाम से जानते हैं। और ये आपका जो है एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को दिया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, जो मास जो होता है ना आपका, द्रव्यमान जो होता है, वो बेसिकली आपका इसको ना ही क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपका जो है वो मास आपका जो है कांस्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका ये कोई पर्टिकुलर रिएक्शन हो, कोई रिएक्शन में आपका जो है पहले आपके दो रिएक्टेंट आपके पार्टिसिपेट करते हैं, ये आपका रिएक्टेंट हो गया, और ये आपका जो है कोई भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली मान लीजिए कि जो रिएक्टेंट का जो मास जो होता है ना किसी भी केमिकल रिएक्शन में, वो बेसिकली आपका जो है वो आपका बोल सकते हैं कि कांस्टेंट होता है। तो इस लॉ को किसने दिया था, एंटोनी लेवोजियर ने दिया था, लॉ ऑफ बोल सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मास। और इसे हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के भी नाम से जानते हैं। फादर ऑफ केमिस्ट्री के अगर बारे में पूछा जाए आपसे, फादर ऑफ केमिस्ट्री आपके जॉन डाल्टन को माना जाता है, लेकिन मॉडर्न अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा एंटोनी लेवोजियर को माना जाता है। क्लियर। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपका जो है वो सी होगा, आपका जो है मार्सेलिन बर्थ्योलेट। क्लियर। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे बोल सकते हैं कि ये मना डे ऑनर्ड किया गया था बेसिकली जो दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये बेसिकली किस ईयर में दिया गया था, माना डे को सम्मानित किया गया था दादा साहब फाल्के अवार्ड से, 2015 में या फिर 2019 में या फिर 2007 में या फिर 2001 में। ये बेसिकली इनको अवार्ड कब दिया गया था, दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये आपका 2007 में दिया गया था। उगाड़ी नाम का एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, किस स्टेट में आपको देखने को मिलता है उगाड़ी, ये बेसिकली मध्य प्रदेश में या फिर आंध्र प्रदेश में या फिर हिमाचल प्रदेश में या फिर केरल स्टेट में, तो आपको देखने को मिलेगा ये उगादी फेस्टिवल जो है ये बेसिकली आपका जो है ये आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। उगादी के बारे में आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख सकते हैं, ये बेसिकली आपका तेलुगु न्यू ईयर डे को हम बोलते हैं बेसिकली उगाड़ी। क्लियर। और ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट और भी फेस्टिवल और फेयर्स आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश में, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि आपका ये भोगी हो गया, उसके बाद से जो है
संक्रांति हो गया, उसके बाद से कनुमा फेस्टिवल भी आपको देखने को मिलता है। ये आपका आंध्र प्रदेश का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। और ये महाशिवरात्रि तो बेसिकली आपको इंडिया में भी देखने को मिलता है, लेकिन ये फरवरी मंथ में आपको देखने को मिलता है। ये आपका जो है महाशिवरात्रि। और उसके बाद से जो महावीर जयंती, उसके बाद से गुड फ्राइडे आपको अप्रैल में देखने को मिलता है, बुद्ध पूर्णिमा मई में देखने को मिलता है। और ये रथ यात्रा बेसिकली जुलाई में आप बोल सकते हैं कि जो है वरलक्ष्मी व्रतम, और उसके बाद से जो है आपका ये विनायका, और ये आपका बोल सकते हैं कि जो है सैवित्री आपको अगस्त में देखने को मिलता है। और ये दशहरा के साथ साथ जो है आपका अटला अटडी जो है आप बोल सकते हैं कि जो अक्टूबर में देखने को मिलता है। कभी कभी क्या होता है ना कि एग्जामिनर आपसे मंथ भी पूछ लेते हैं, इसलिए मैं मंथ में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये पर्टिकुलर फेस्टिवल जो है किस मंथ में आपका जो है सेलिब्रेट होता है, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनर के द्वारा। क्लियर? तो आप यहाँ पे रीड भी कर सकते हैं। आपका ये नरक चतुर्दशी हो गया, और उसके बाद से जो है दीपावली तो बेसिकली नवंबर में सेलिब्रेट किया जाता है, ऑल इंडिया फेस्टिवल आप बोल सकते हैं। और ये आपका ईद उल फितर हो गया, बकरीद हो गया, मिलादुन नबी आपके जो है ये, और ये आपका बोल सकते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा ये पर्टिकुलर फेस्टिवल आपका सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ, कब जो है आपका ये दिसंबर मंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, करंट अफेयर से क्वेश्चन से बेसिकली पूछा गया था, सीईओ ऑफ द नीति आयोग आपके जो है जून 2022 में किनको अपॉइंट किया गया था? तो याद रखिए बेसिकली आपके परमेश्वरन अय्यर सर को जो अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना, ये पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो आपके राज्यसभा के बेसिकली मेंबर्स जो होते हैं वो नॉमिनेट किया जाता है, 12 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो बेसिकली उनका जो बेस क्या होता है, किसके बेस पे वो आप बोल सकते हैं कि वो नॉमिनेट करते हैं 12 मेंबर्स को? फर्स्ट ऑप्शन है, लेकिन आपको बताना है वो एक कंडीशन नहीं है, एक कंडीशन आपको वो चूज करना है। इसमें से कौन सा कंडीशन नहीं है, कौन सा बेस नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका साइंस, आर्ट, या फिर जो इलोक्वेंस, या फिर लिटरेचर। तो याद रखिए साइंस, आर्ट, उसके साथ साथ लिटरेचर बेस है, कंडीशन है। नॉमिनेट बोल सकते हैं कि नॉमिनेशन फॉर द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, आप ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन इलोक्वेंस आपका जो कोई कंडीशन नहीं होता, इसलिए इसका आंसर आपका जो है वो थर्ड हो जाएगा। आप यहाँ पे 12 नॉमिनेट किया जाता है मेंबर्स। आपको बताना है बेसिकली किस आर्टिकल के तहत जो है प्रेसिडेंट के द्वारा जो राज्यसभा के 12 मेंबर्स को जो है नॉमिनेट किया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर सकते हैं। आप फील्ड बोल सकते हैं कि लिटरेचर के साथ साथ साइंस, आर्ट, और उसके साथ साथ सोशल सर्विस के जो भी आपके बोल सकते हैं कि मेंबर जो होते हैं उनको जो है वो नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, राज्यसभा के मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अचीवमेंट ऑफ द सेल्फ रिलायंस और उसके साथ साथ रिमूवल ऑफ द पॉवर्टी, आपके जो टू ट्विन्स ऑब्जेक्टिव थे किस 5 ईयर प्लान के बारे में बेसिकली ये पूछा। ये आपका 2 इंपॉर्टेंट फोकस था, आपका मेन ऑब्जेक्टिव था। फर्स्ट आपका बोल सकते हैं कि जो है सेल्फ रिलायंस और उसके साथ साथ रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। थर्ड 5 ईयर प्लान या फिर 5 ईयर प्लान या फिर फोर्थ या फिर सेकंड, तो दोनों आपका बोल सकते हैं कि जो है किसका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, फोर्थ 5 ईयर प्लान के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था। सेकंड 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन क्या था, ये भी आपके ऑप्शन में था, 1956 से लेकर के जो है 61 तक इसका ड्यूरेशन था। और ये रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ जो है आप बोल सकते हैं पब्लिक सेक्टर पे इसको इस पे बेसिकली इस 5 ईयर प्लान पे फोकस किया गया था। पीसी महालनोबिस आप बोल सकते हैं कि जो है इस पर्टिकुलर जो है 5 ईयर प्लान का जो इसका ड्राफ्ट उन्होंने तैयार करी थी, इनके लीडरशिप में बेसिकली आपका ये बोल सकते हैं 5 ईयर का प्लान जो ड्राफ्ट किया गया था। और ये टारगेट ग्रोथ कितना रहता है 4.5%, लेकिन बोल सकते हैं कि 4.27% जो है बोल सकते हैं कि इसको अचीव किया गया था। नेक्स्ट आपको याद रखना है थर्ड 5 ईयर प्लान के बारे में, इसका ड्यूरेशन क्या था 1961 से लेकर के 1966, और इसका मेन फोकस बोल सकते हैं एग्रीकल्चर और उसके साथ साथ इंप्रूवमेंट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। क्योंकि इसी समय क्या हमें देखने को मिला था इस 5 ईयर प्लान में, बोल सकते हैं कि जो है वॉर भी हमें देखने को मिला था, क्योंकि ये आपका जो है प्लान हॉलीडेज का कॉन्सेप्ट देखने को मिला था। 1966 से लेकर के जो है 1969 3 ईयर का जो है प्लान हॉलीडेज का कॉन्सेप्ट भी देखने को मिला था, क्योंकि इस बीच क्या हुआ था, वॉर हुआ था, इंडियन वॉर, उसके साथ इंडियन इंडो पाक वॉर। ये आपका जो है थर्ड 5 ईयर प्लान आप बोल सकते हैं कि फेल हो गया था इसकी वजह से। और जहां पे आपके प्राइमरी कॉज आप बोल सकते हैं कि प्लान हॉलीडेज का एक इंपॉर्टेंट कॉज आप बोल सकते हैं कि हमें देखने को मिलता है। और ये आपका जो पंचायत इलेक्शंस के साथ साथ इंट्रोड्यूस भी किया गया था, ब्रिंग डेमोक्रेसी आपके जो ग्रास रूट्स लेवल पे इस पर्टिकुलर प्लान में आपका जो है। और ये 5.6% इसका टारगेट ग्रोथ था, लेकिन कितना अचीव किया गया था 2.4%। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है फोर्थ 5 ईयर प्लान के बारे में, 1969 से लेकर के जो 74 तक इसका ड्यूरेशन था। और ये किस पे बेस्ड था, गडगिल फॉर्मूला पे बेस्ड था। और ये आपका जो है जो 14 मेजर आपके जो इंडियन बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था इस पर्टिकुलर 5 ईयर प्लान में। और ये आपका जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आपका जो है बेसिकली वो बूस्ट हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन से आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर। ये आपका जो है ड्रॉट प्रॉन एरिया प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया था इस पर्टिकुलर 5 ईयर प्लान में। और ये आपका टारगेट ग्रोथ रेट कितना था 5.6%, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ रेट जो है आपको 3.3% देखने को मिला था।
अब फिफ्थ फाइव ईयर प्लान के बारे में आप याद रख सकते हैं 1974 से 78 के बारे में इसका ड्यूरेशन था, और ये आप बोल सकते हैं कि ये आपका इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट और उसके साथ साथ पॉवर्टी एलिविएशन। अगर आपसे पूछा जाए कि केवल गरीबी हटाओ, क्या मेन इंपॉर्टेंट फोकस किस 5 ईयर प्लान पे किया गया था, तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान पे किया गया था। 1975 में इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट देखने को मिला था, और यह बोल सकते हैं कि आपका जो है कहीं ना कहीं ये इकोनॉमी को जो है वो हमें इसका इफेक्ट भी देखने को मिला था इस इमरजेंसी के दौरान। और ये आपका जो इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था इस पर्टिकुलर 5 ईयर प्लान के द्वारा। और यह बोल सकते हैं एमएनपी का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया था। एमएनपी स्टैंड्स फॉर मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, जो आप बोल सकते हैं इसको किसके ने प्रिपेयर किया था, डीपी धर ने इनको जो है प्रिपेयर किया था एमएनपी को। क्लियर, इसका टारगेट ग्रोथ कितना था 4.4%, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ रेट आप बोल सकते हैं कि 4.8% जो अचीव हुआ था 1978 में। जो आपका न्यूली आपके इलेक्टेड जो मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई थी उस पर्टिकुलर प्लान को रिजेक्ट कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आपको बताना है बेसिकली जो ये फॉलोइंग वर्ड्स जो है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। पर्टिकुलर स्टेटमेंट को जो है ये किसके द्वारा ये बेसिकली आपका ये कहा गया था, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट राम प्रसाद बिस्मिल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है राम प्रसाद बिस्मिल का ये आपका जो है ये वर्ड्स को इन्होंने पॉपुलराइज किया गया था। ये पर्टिकुलर वर्ड को किसने राइट किया था, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। लेकिन पॉपुलराइज जो आप बोल सकते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल सर के द्वारा जो है इनके द्वारा किया गया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि आपसे पूछा जा रहा है पेयर्स कंट्रीज का एक पेयर्स आपको बताना है जहां पे देखने को मिला था आपका जो है 2023 का जो है फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप। 2023 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप किस पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि पेयर ऑफ कंट्री में हमें देखने को मिला था, कनाडा एंड मैक्सिको, या फिर न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, या फिर फ्रांस एंड कनाडा, या फिर न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखें न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया में हमें ये देखने को मिला था। 2023 देखने को मिलेगा बेसिकली आपका ये पर्टिकुलर फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 का। और यहाँ पे देख भी सकते हैं फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप ये आपका जो 2023 ये आपका होस्ट कंट्री ऑस्ट्रेलिया एंड द न्यूजीलैंड। क्लियर, ये आपका 20 जुलाई से 20 अगस्त तक आपको ये पर्टिकुलर जो आपका ये गेम्स होगा वो बेसिकली आपको देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर आप बोल सकते हैं कि पेयर ऑफ कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था कि पूछा गया था बेसिकली मोशन ऑफ द ये मून अराउंड द अर्थ, ये आपके किसके लिए कौन सा आपका फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। वंडरवॉल फोर्स ये तो नहीं होगा, वंडरवॉल फोर्स वैसे ही नहीं होगा, क्योंकि आपका जो है वंडरवॉल फोर्स क्या होता है, ये आपका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। और ये आपका जो है नेक्स्ट आपका सेंट्रीफ्यूगल या फिर फ्रिक्शनल या फिर सेंट्रीपिटल। तो ये आपका जो है ये आपका जो है एक सेंट्रीपिटल होगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल क्या होता है कि एक आपका जो है अंदर की तरफ एक फोर्स लगता है। तो इसी आपका जो है मून जो होता है वो क्या करता है कि मान लीजिए कि आपका ये अर्थ है और अर्थ जो है अर्थ के चारों तरफ आपका मून क्या होता है रिवॉल्व कर रहा है, अंदर की तरफ ये फोर्स लग रहा है। तो अंदर की तरफ जो फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल। और ये इसी फोर्स के अपोजिट एक फोर्स और वर्क करता है उसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका जो फोर्थ हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। आप ये इस इमेज में भी देख सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स आपको जो अंदर की तरफ ये फोर्स देखने को मिलेगा। देख रहे हैं ना, ये आपका पर्टिकुलर ये आपका ये इमेज के थ्रू जो है दिखाने की कोशिश किया गया है। तो ये आपका जो सेंट्रीपिटल आपका ये फोर्स होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको बाहर की तरफ लगता हुआ नजर आता है। क्लियर, ये बाहर की तरफ लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये वंडरवॉल फोर्स के बारे में आप याद रख सकते हैं, ये आपका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और ये 3 टाइप्स के होते हैं, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेज, और एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और आपका एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये आप सबसे जो आपका वीक जो होता है आपका ये आपका लंदन डिस्पर्जन फोर्सेज होता है, देन आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होता है आपका ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। जैसे आपका वाटर में आपको देखने को मिलता है, जैसे आपका हाइड्रोजन जो हो गया आपके मोस्ट रिएक्टिव जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे कि आपका जो है ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन के साथ ये बेसिकली आपका ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है आपका हाइड्रोजन, और इसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने पढ़ा होगा H2O में आपको देखने को मिलता है, आपसे पूछा भी जाता है कि H2O होता है वो आपका लिक्विड होता है, लेकिन आपका H2S जो होता है हाइड्रोजन सल्फाइड ये आपका जो है वो आपका सॉलिड स्टेट में देखने को मिलता है। इसके पीछे क्या लॉजिक होता है, इसके पीछे इसका लॉजिक ये होता है कि वाटर में हमें देखने को मिलता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से H2O आपका जो है लिक्विड होता है, लेकिन H2S में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट होता है, और ये बोल सकते हैं कि आपको सॉलिड स्टेट में देखने को मिलेगा। कुछ फ्रिक्शन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख सकते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन आपका जो है ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन टाइप्स के फ्रिक्शन होते हैं, और ये आपका जो है रोलिंग फ्रिक्शन हो गया। क्लियर,
तो ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आपको बताना है 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो आपके अगस्त 2022 में जो है इनको जो इन्होंने ओथ ली थी उस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी का नाम बताना है आपको। संजीव कपूर या फिर अजय कुमार सूद या फिर उदय उमेश ललित। उदय उमेश ललित जी ओथ लिए थे आपके जो 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपके अगस्त 2022 में। ऑप्शन इसका जो थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो बायोलॉजी टॉपिक से पूछा गया था, आपको बेसिकली इस पर्टिकुलर पॉइंट में आपको सेलेक्ट करना है क्वेश्चन में किसमें से कौन सा आपका जो है ये ऑर्गेनिजम्स का बेसिकली ग्रुप दे रखा है, वो नॉन कॉर्डेट है। नॉन कॉर्डेट में बेसिकली मैं आपको बता दूं फाइलम प्रोटोजोआ से लेकर के इकाइनोडर्मेटा तक के ऑर्गेनिज्म आपके जो हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके जो नॉन कॉर्डेट के अंदर आते हैं। और आपको सेलेक्ट करना है कि वो इसमें से कौन सा नॉन कॉर्डेट नहीं है। तो ऑलरेडी मैं अभी डिस्कस किया हूँ प्रीवियस पॉइंट में फाइलम के नाम, फाइलम प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, देन आपका सिलेंटेटा या फिर इसे निडेरिया भी बोलते हैं, देन आपका प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस, देन आपका एनिलिडा, देन आपका जो है आर्थ्रोपोडा, देन आपका मोलस्का आर्थ्रोपोडा, देन आपका जो इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा तक आपके फाइलम प्रोटोजोआ से इकाइनोडर्मेटा तक की आपके जो है बोल सकते हैं कि नॉन कॉर्डेट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और ये आपके उसके बाद से आपको फाइलम देखने को मिलेगा कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा का ही एक आपका जो क्लास है रेप्टाइल, जिसमें आपको स्नेक देखने को मिलेगा। स्नेक इसी से बिलोंग करता है, आपका ये रेप्टाइल्स क्लास से। क्लियर। यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हैं बेसिकली आपके वर्टिब्रेटा जो होता है इसके आपके जो है 2 डिवीजन होता है। वर्टिब्रेटा का 2 डिवीजन में इसको कैटेगराइज किया गया है। एक नया था जिसमें जॉ देखने को नहीं मिलता है, जॉ जो होता है वो आपका जबड़े जो होता है आपका बोल सकते हैं कि उसमें एब्सेंट होता है एग्नेथा में। और एक आपका सेकंड जो होता है ग्नेथोस्टोमाटा जिसमें जॉ हमें देखने को मिलता है। और इसके सुपर क्लास की अगर मैं बात करूं तो आपका ये पाइसेस होता है और ये आपका टेट्रापोडा होता है। तो ये बेसिकली इसमें पाइसेस में जो आपकी मछलियां होती हैं उसमें पाइसेस का ये बेसिकली आपका ये सुपर क्लास होता है जिसपे फिन्स भी देखने को मिलता है। और इसका क्लास आप बोल सकते हैं कि आपका कॉन्ड्रोथिस और ये ऑस्टियोथिस, ये आपका फिश क्लास है। और ये आपका टेट्रापोडा में जो बियर को लिम्ब बियर करती है। और ये आप बोल सकते हैं क्लास इसके जो है एम्फीबिया, रेप्टिलिया और ये एविस एंड मैमल्स, हम लोग मैमल्स में आते हैं। क्लियर। और एम्फीबिया में आप बोल सकते हैं कि आपके उभयचर आते हैं जैसे कि आपके फ्रॉग आता है। एविस में आप जानते हैं जो भी पक्षी जो होते हैं ना, जो भी बर्ड्स जो होते हैं आपके एविस में आते हैं। क्लियर। और ये आपका जो एक ग्नेथा में आपके जिसमें जॉ देखने को नहीं मिलता है, ये आपका क्लास साइक्लोस्टोमाटा है। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको थोड़ा सा एक नजर मार लीजिएगा, हो सकता है इसमें भी आपसे इसके बारे में भी पूछ लिया जाए, कॉन्ड्रिथिस के बारे में, ऑस्टियोथिस के बारे में। तो एग्जामिनर का मूड के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था नॉन कॉर्डेटा के बारे में, तो इसका आंसर बेसिकली आपका जो वो रेप्टाइल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एशिएट, बेसिकली इसको रेगुलेटेड किया जाता है इस पर्टिकुलर एशिया को ही बेसिकली किसके इसके और डिफरेंट नाम है। एशियन गेम जो होता है आप एशिएट को ही बोलते हैं। क्लियर। एशियन गेम या फिर एशिएट एक ही बात हुई। तो इसको किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल के द्वारा या फिर जो है कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के द्वारा या फिर जो इंडियन ओलंपिक काउंसिल के द्वारा या फिर ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा इसको क्या किया जाता है कि बोल सकते हैं कि रेगुलेट किया जाता है। एशियन गेम्स को ही बोलते हैं क्या, एशिएट के नाम से इसे जानते हैं। और ये बोल सकते हैं कि जो है आपको देखने को मिलेगा। और ये आपका जो है ये जो गेम्स जो है रेगुलेटेड किया जाता है बोल सकते हैं कि एशियन गेम्स फेडरेशन। और ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट एशियन गेम्स जो है दिल्ली में देखने को मिला था और ये इंडिया में। और ये उसके बाद से जो 1978 में तक। क्लियर। 1978 में आप ऐसा बोल सकते हैं। और ये 1982 में जो आपका गेम्स जो हुआ था ये बेसिकली ऑर्गेनाइज किया जाता है किसके, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा आफ्टर द ब्रेक ऑफ द एशियन गेम्स फेडरेशन। क्लियर। तो इसके द्वारा जो है बोल सकते हैं कि आपको ये ऑर्गेनाइज किया जाता है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा। और ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये आपका जो है धुआंधार फॉल्स के बारे में पूछा जाता है। ये आपका ओरिजिनेट होता है, आप बोल सकते हैं किस रिवर के द्वारा पर्टिकुलर आपका ये धुआंधार फॉल्स जो है इसको ओरिजिनेट किया जाता है, महानदी या फिर गोदावरी या फिर नर्मदा या फिर जो है कृष्णा। तो ये आपका देखने को मिलता है धुआंधार फॉल्स नर्मदा नदी के रिवर के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो नर्मदा रिवर जो है ये बेसिकली अपना पानी जो इसको कहाँ ये फॉल करती है, तो आप कह सकते हैं कि अरेबियन सी में। क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे रिवर का नाम देख सकते हैं, जैसे कुछ डैम भी हो गया, निजाम सागर हो गया, उसके बाद से आपका ये बेतवा रिवर हो गया, यमुना की ट्रिब्यूटरी यहाँ पे मेंशन है, गंगा की ट्रिब्यूटरी आप ये बोल सकते हैं कि यमुना होता है, चंबल सिंध बेतवा के ये इंपॉर्टेंट आपकी ट्रिब्यूटरी है यमुना की, आप याद रख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से पूछा भी जाता है। और यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो है आपका ये आपका गोदावरी रिवर, देन आफ्टर आपका जो है महानदी रिवर, ये आपका पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। उसके बाद से जो वेम्बनाथ लेक हमें केरल स्टेट में देखने को मिलता है, कावेरी रिवर हो गया। उसके बाद से आप बोल सकते हैं कृष्णा रिवर हो गया।
ये गोदावरी रिवर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, सांबर लेक आपको राजस्थान में देखने को मिलता है, वुलर लेक जम्मू एंड कश्मीर में, और ये बोल सकते हैं कि आपके इंडस की ट्रिब्यूटरी झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो ये आप बोल सकते हैं सीक्वेंस याद रख सकते हैं, यहाँ से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं सोचा हूँ कि मैं आपके साथ एक इमेज के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में डिस्कस कर दूँ जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपसे पूछा गया है ये आपका जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, एक बेसिकली आपका ये केस जो है वो आपका बात करता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बेसिकली प्रोनाउंस किया गया था आपका जो केस है, उस पर्टिकुलर केस का नाम बताना है आपका। आपको जो है केशवानंद भारती केस 1973, या फिर जो गोलकनाथ केस 1973, या फिर मिनर्वा मिल्स 1980 का केस था, या फिर जो है स्वर्ण सिंह केस 1989 का था। तो ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। कौन सा केस आपका जो है केशवानंद भारती केस 1973, और इसी 1973 में आपका प्रोजेक्ट टाइगर भी आया था। तो दोनों ही ये बोल सकते हैं कि दोनों का ईयर सेम है, प्रोजेक्ट टाइगर और उसके साथ साथ आपका ये केशवानंद भारती केस 1973। क्लियर। और ये आपका जो है ये अमेंडमेंट किया गया था 24 अमेंडमेंट एक्ट। क्लियर। पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड द ब्रिज टू टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो बेसिक स्ट्रक्चर को बेसिकली जो है वो डिफाइन किया गया था इस पर्टिकुलर जो है, आप बेसिक स्ट्रक्चर में पार्लियामेंट इसको क्या कर सकती है कि अमेंड नहीं कर सकते। ये पर्टिकुलर केस आपको ये बता रहा होता है। क्लियर। और उसके बाद से जो है आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका जो है, ये आपका अमेंडमेंट जो होता है पार्लियामेंट जो 368 आर्टिकल के तहत करती है, 368 आर्टिकल। और ये आपका अमेंडमेंट का जो प्रोविजन जो कहाँ से लिया गया, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ये आपका जो है मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का भी केस आया था। इस मिनर्वा मिल्स केस के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, खेल करता है, जो भी आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपके फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन, ये बैलेंस बनाने की बात कही जाती है इस पर्टिकुलर केस के द्वारा जो है किसके बीच में, फंडामेंटल राइट्स और उसके साथ साथ जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बीच में। आपको पार्ट 4 में देखने को मिलेगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल, आयरलैंड से लिया गया डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उस पर्टिकुलर ईयर का नाम बताना है आपको जिसपे भी बेसिकली आपका ये कैलकुलेट किया जाता है रियल जीडीपी, करंट ईयर या फिर कांस्टेंट ईयर या फिर जो बेस ईयर या फिर फिजिकल ईयर। तो बेसिकली आपका रियल जीडीपी जो कैलकुलेट किया जाता है बेस ईयर में, इसलिए इसका आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। और आप बोल सकते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जीडीपी स्टैंड्स फॉर, और ये जीडीपी क्या होता है, टोटल सम आप बोल सकते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ ऑल फर्म्स इन द इकोनॉमी, ये आपका जीडीपी होता है। क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अजमेर आपका ये सूबा हेडक्वार्टर्स बना था आपकी किसका, बेसिकली आपका ये पल्लवस का, या फिर जो चोलाज, या फिर जो मुगल्स, या फिर जो दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में आप याद रख सकते हैं गुलाम वंश, देन आफ्टर खिलजी वंश, देन आफ्टर तुगलक वंश, देन आपका लोधी वंश, देन आपका सैयद वंश। ये सीक्वेंस भी आपसे पूछा जाता है। स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश के संस्थापक आपके जो कुतुबुद्दीन ऐबक जी थे। क्लियर। तो इसके बेसिकली आपका आंसर क्या हो जाएगा, अजमेर बना था आपका सूबा हेडक्वार्टर्स बेसिकली आपका मुगल्स का बना था। क्लियर। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे रीड भी कर सकते हैं सुबास के बारे में। क्लियर। और ये आपके सूबा हो गया, सरकार हो गया, सरकार भी बेसिकली उसको बोल सकते हैं कि परगना हो गया, डिस्ट्रिक्ट को बेसिकली सरकार बोलते थे, मुगल के द्वारा ये बेसिकली आपका ये बोला जाता था। क्लियर। और ये आपके जो परगना हो गया, उसके बाद से जो है फौजदार हो गया। ये सब सारे पॉइंट्स थोड़ा सा आप जो है इसको वीडियो को पॉज करके रीड कर लीजिएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ये हेडक्वार्टर्स आपको बताना है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द ओशियोनोग्राफी ऑफ द इंडिया आपका लोकेटेड कहाँ है। हेडक्वार्टर्स ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियोनोग्राफी न्यू दिल्ली, या फिर हैदराबाद, या फिर कन्याकुमारी, या फिर गोवा। तो आपको देखने को मिलेगा गोवा स्टेट में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द ओशियोनोग्राफी ऑफ इंडिया। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं गोवा में तो इसका हेडक्वार्टर है, लेकिन इसके रीजनल ऑफिस आपको कोसी केरल में देखने को मिलेगा, मुंबई महाराष्ट्र में, और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। और ये बेसिकली आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियोनोग्राफी जो होता है इसका फाउंडेशन कब हुआ था, 1 जनवरी 1966। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप 1 जनवरी देख रहे हैं ना कितना इंपॉर्टेंट डे है। और ये आपका जो है 38 कॉन्स्टिट्यूएंट लेबोरेटरीज आप बोल सकते हैं कि जो है ऑफ द CSIR आपका ये बेसिकली उसके अंदर आती है, CSIR के अंदर। ये सेल्फ गवर्निंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है आपका इंडिया में। क्लियर। जो आपका कंडक्ट करती है साइंटिफिक रिसर्च एंड स्टडीज ऑन यूनिक ओशियोनोग्राफिक फीचर्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडियन ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट आपसे पूछा जा रहा है कि वो कुछ उस पर्टिकुलर अनएम्प्लॉयमेंट जो आपका एराइज होगा किसकी वजह से, आपके मिसमैच बिटवीन किसके मिसमैच होने की वजह से, जॉब की जो अवेलेबिलिटी होती है उसमें मिसमैच होने की वजह से आपका एक पर्टिकुलर अनएम्प्लॉयमेंट जो आपका वो एराइज हो जाएगा मार्केट में। और उसके साथ साथ बोल सकते हैं स्किल्स भी आपको देखने को मिलेगा, जो अवेलेबल वर्कर्स होंगे जिसमें स्किल्स बहुत सारे स्किल्स बोल सकते हैं कि उसमें भी मिसमैच देखने को मिलेगा। इस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट को हम किस के नाम से जानते हैं, सीजनल बोलते हैं, स्ट्रक्चरल, या फिर इकोनॉमिकल, या फिर फ्रिक्शनल। तो अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा है कि मिसमैच हो रहा है। तो मिसमैच बेसिकली आपका स्ट्रक्चरल से ही होगा,
तो बेसिकली आपका ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट आपके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट जो आपको गाँव में देखने को मिलेगा, विलेज एरिया में, और ये अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट पढ़े लिखे भी आपके जो है अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। ये आपके इंडिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप ऐसा बोल सकते हैं। ये आपके टू टाइप्स के होते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट सीजन में आपको देखने को मिलेगा। ये बेसिकली आप बोल सकते हैं कि मान लीजिए कि पर्टिकुलर आपका ये सीजन आता है, उस पर्टिकुलर सीजन में वर्कर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है आपके रूरल एरियाज में, तो इस टाइप। और कभी कभी क्या होता है कि बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट है, कोई काम ही नहीं बचता है, तो उस टाइप का जो अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है ना, वो जो आपका सीजन पे बेस्ड होता है, तो आप बोल सकते हैं कि उस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। एक आपका डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है। आप बोल सकते हैं कि ना, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर काम को करना है, उसमें बोल सकते हैं कि 2 आदमी भी उस पर्टिकुलर काम को कर सकता है, लेकिन उसमें 5 लोग उस पर्टिकुलर काम को कर रहे हैं, तो ये आपके 5 जो लोग काम कर रहे हैं, बोल सकते हैं कि जो है ये आपके डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। 2 की रिक्वायरमेंट थी लेकिन 5 लोग काम कर रहे हैं, 2 की रिक्वायरमेंट है 10 लोग आप उसमें काम कर रहे हैं, तो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है। क्लियर। और नेक्स्ट आपका अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, आपका एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, और उसके साथ इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, आपके 2 टाइप्स होते हैं। और इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट आपके डिफरेंट टाइप्स हो गए। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्निकल बोल सकते हैं कि नॉलेज की वजह से आपको देखने को मिलेगा टेक्निकल एरियाज में, आईटी सेक्टर्स में। फ्रिक्शनल हो गया, देन आपका साइक्लिकल हो गया, और उसके बाद से स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आपका जो है इस इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट का ही पार्ट था, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। डिसगाइज्ड हो गया, सीजनल, और ये एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ये यूथ्स में देखने को मिलता है। आपके पास ग्रेजुएशन है लेकिन आप पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, वो आपके एजुकेटेड बोल सकते हैं कि आपका ये अनएम्प्लॉयमेंट होता है। रवि कीर्ति के बारे में आपसे पूछा गया था कि ये किसके दरबारी कवि थे, किसके कोर्ट पोएट थे, आपके जो है किस डायनेस्टी रूलर के, सोलाज या फिर चेराज या फिर पल्लवाज या फिर जो चालुक्य। तो याद रखिए आपके चालुक्य वंश के जो आपके किंग थे पुलकेशिन द्वितीय के आपके जो है ये कोर्ट पोएट थे आपके रवि कीर्ति। क्लियर। या बोल सकते हैं कि जो है ये आपके जो है पुलकेशिन द्वितीय आपके जो चालुक्य डायनेस्टी के किंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इंडियाज फर्स्ट एआई ये आपका जो है पावर्ड जो इंड टू इंड डिजिटल लॉ अदालत जो है आपका लॉन्च किया गया था। ये बेसिकली आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बोल सकते हैं पावर्ड, ये आपका जो पावर्ड आपका जो इन टू इन डिजिटल लोक अदालत, तो उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश या फिर गुजरात, तो करंट अफेयर्स में आया था। ये आपका पर्टिकुलर आंसर आपका वो राजस्थान था। ऑप्शन सेकंड आपका वो करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सेट का, ये आपका जो है एक फेस्टिवल डांस के बारे में पूछा जा रहा है। आपका जो है क्या ये डांस जो होता है बेसिकली आपका ये कस्टोमरी डांस बोल सकते हैं फेस्टिवल, आपको इसका सेलिब्रेशन देखने को मिलता है एनुअली सिक्किम में। और ये आप किस मंथ, देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, मंथ पूछा है, पर्टिकुलर मंथ्स भी आपसे पूछ लिया जा रहा है। फेस्टिवल तो पूछा ही जा रहा है कि ये पर्टिकुलर फेस्टिवल जो सिक्किम में सेलिब्रेट किया जाता है आपको पता है, लेकिन मंथ तो मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता किस मंथ में पर्टिकुलर। लोकल एरिया के जो अगर कोई स्टूडेंट इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहा हो तो बेसिकली पता होता है, लेकिन ऑल ओवर द इंडिया के स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर एग्जाम्स को देते हैं। तो आई थिंक मुझे जहाँ तक पता है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है वो देने में थोड़ी तो प्रॉब्लम तो होगी, क्योंकि ये आपसे मंथ्स पूछ रहे हैं। तो याद रखिए बेसिकली आपके पर्टिकुलर जो डांस जो होता है ये आपका जो है फेस्टिवल में जो आपका ये डांस किया जाता है, ये आपका इंपॉर्टेंट जो फेस्टिवल जो है आपका ये दिसंबर मंथ में बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन थर्ड आपका वो करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ये आपका कैगेट डांस, लोकली इसको हम कैगेट बोलते हैं। और ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके मास्क डांस होता है, बेसिकली सिक्किम का इंपॉर्टेंट डांस है मास्क डांस, और ये हाईली पॉपुलर ट्रेडिशनल डांस बोल सकते हैं। और ये डांसर्स अडोनिंग ड्रैगन एनिमल्स, उसके बाद से बर्ड मास्क एलॉन्ग विद द कलरफुल कस्टम्स आपको ये परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे आपके जो है। और ये डांस जो होता है मस्त गुस्टो होता है, बहुत ही इसमें आनंद देखने को मिलता है। और ये कन्वे करते हैं यूनिवर्सल मैसेज ऑफ द ट्रायम्फ गुड ओवर विल, अच्छाई पे बोल सकते हैं कि जो है बुराई पे अच्छाई की जीत। समझ में आ रहा है ना। और ये आपका जो है नेपाली डांस देख सकते हैं, ये आपका जो भूटिया डांस आपका भूटिया ट्राइब्स के द्वारा होता है। और ये लेप्चा भी आपका सिक्किम का ही ट्राइब है। और ये आपका स्नो लायन डांस होता है। तो इसी के साथ आप बोल सकते हैं कि एसएससी सीजीएल टायर 1 2022 का एक प्यारा सा जो मैं क्वेश्चन का डिस्कशन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आई होप इस पर्टिकुलर सीरीज को आप अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। आने वाले समय में आपके साथ जो भी रिमेनिंग आपके सेट्स हैं, ऑलरेडी मैं आपके साथ 10 सेट्स तो डिस्कस कर चुका हूँ, इसको लेकर के जो भी रिमेनिंग सेट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ओके, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू वेरी मच।